हाँ, हाय फ्रेंड्स। तो आज एक और वीडियो मैं लेकर आया हूँ। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है करेंसी। हम जब भी ट्रैवल करते हैं तो करेंसी एक मेजर इशू रहता है हमारा। तो हमें क्या देखना होता है कि करेंसी कैसे एक्सचेंज करनी है और कहाँ एक्सचेंज करनी है। और स्पेशली ये वीडियो रहेगा कि कब एक्सचेंज नहीं करनी, क्योंकि इसमें हम गलती करते हैं और हमारा जो होता है परसेंटेज लॉस होता है। वो किस लिए होता है वो मैं आपको बताऊँगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एग्जांपल लेंगे, जैसे भी आप अगर इंडिया से कहीं जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए यूएस जा रहे हैं, तो आपको यूएस डॉलर चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पर जाकर स्पेंड करना है। वहाँ पर इंडियन करेंसी की वैल्यू नहीं है। ध्यान रखें इस बात को जो मैं बता रहा हूँ, ये बुलेट पॉइंट है कि वैल्यू वहाँ पर इंडियन करेंसी की वैल्यू नहीं है। तो आपको वो क्या करना होगा, ये आपको करेंसी एक्सचेंज कराना पड़ेगा। और करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए करेंसी एक्सचेंज, जैसे हमारा बैंक रहता है वैसे एक जगह होती है जहाँ पर हम एक्सचेंज करा सकते हैं इंडियन रुपीज़ टू यूएसडी या कोई भी अदर करेंसी में। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ये मोस्टली जगह कहाँ होती है? ये फेमस टूरिस्ट स्टेशन पे होती है, एयरपोर्ट्स पे होती है। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि करेंसी के ऊपर, इफ़ द यूएसडी अप्रिशिएट्स और एक्सपोर्ट टू इंडिया। क्या है कि जब यूएसडी यानी यूएस से हम कोई एक्सपोर्ट करा रहे हैं चीज़, जैसे कि हम परचेज़ करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे कि MS ऑफिस, तो MS ऑफिस हम परचेज़ कर रहे हैं तो यूएस से परचेज़ कर रहे हैं, तो यूएस एक्सपोर्ट करता है इंडिया के अंदर। तो पहले आप मान लीजिए कि जैसे जैसे इंडिया के अंदर इम्पोर्ट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यूएस एक्सपोर्ट कर रहा है तो इंडिया के अंदर इम्पोर्ट बढ़ता जा रहा है। तो पहले एक यूएसडी पे था INR। मान लीजिए कि करेंसी जो है वो हमारी इंडिया की INR गिर गई, ठीक है, यानी कि डेप्रिशिएट होगी। INR डेप्रिशिएट हो गया, ठीक है, और USD अप्रिशिएट हो गया। तो इसके लिए USD से INR में जो चेंज आ गया, पहले 50 था अब 55 हो गया। जिस सेम आइटम के लिए 10 USD कमोडिटी थी, हम उसके लिए 10 USD यानी 500 रुपीज़ में 10 USD कन्वर्ट कर रहे थे। अब वो उसके लिए हमें सेम आइटम के लिए 550 देना पड़ रहा है 10 USD में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये एक एग्जांपल है कि करेंसी कैसे चेंज अप्रिशिएट डिप्रिशिएट होती है और इसका क्या बेसिक इफेक्ट पड़ता है। तो अब हम आते हैं कि वैल्यूएशन कैसे काम करती है करेंसी की। करेंसी की वैल्यूएशन कैसे काम करती है? मैं एक कंट्री में हूँ, ठीक है, कंट्री में C1 की जो करेंसी है वो है ऑरेंजेस, और C2 की करेंसी है वो है एप्पल, और C3 की करेंसी है लीची। अब हम बात करेंगे इन तीनों के बारे में कि जैसे अगर हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो हमें एप्पल से ऑरेंजेस से एप्पल में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। जो 200 ऑरेंजेस हैं उसकी इस कंट्री के अंदर, उस कंट्री की इतनी डिमांड है कि एक एप्पल के ऊपर अगर कोई आपसे एक्सचेंज करना चाहता है तो 2 ऑरेंजेस के लिए एक्सचेंज करेगा अपना एक एप्पल, ठीक है, आप समझे। और अगर आप थर्ड कंट्री में जाते हैं तो आपको एक एप्पल के बदले आपको चेंज कितना मिलता है? 5 लीचीज़। तो आपको एक एप्पल की यहाँ पे इतनी डिमांड है कि उसके एक्सचेंज में आपको 5 लीचीज़ मिलेंगी। जैसे कि ये 3 अलग अलग टेरिटरीज होगी, आप कंट्री भी ना माने, 3 अलग अलग फील्ड मान लें, ठीक है, क्रॉप्स मान लें। मान लीजिए ये बार्टर सिस्टम था, तो बार्टर सिस्टम के अंडर ये सब चेंजेस आए। तो इस तरीके से करेंसी की वैल्यू होती है। जैसे आज अगर मैं INR की बात करूं, एक USD इक्वल्स टू हाउ मेनी INR? अराउंड 72 to 73 INR। ओके, एंड ऑफ May 2021। जो एक्सचेंज रेट हैं ये कैसे, कहाँ और किस तरीके से डिफाइन होते हैं? तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर रहते हैं, जिसके अंदर एक पार्ट जो इम्पोर्टेंट है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा है, डिमांड एंड सप्लाई। मेजर जो पार्ट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो इन सब चीज़ों के ऊपर करेंसी और ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। अब हम आते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये कैसे रेट को अफेक्ट कर रहे हैं, कैसा हमारा करेंसी का रेट गिरता है या बढ़ता है। तो जैसे इम्पोर्ट अगर किसी कंट्री के बढ़ जाते हैं एक्सपोर्ट के मुकाबले, ध्यान दीजिए, ठीक है, अगर इंपोर्ट बढ़ेंगे, इंपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंट्री को परचेज ज़्यादा करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट के लिए क्या होता है? एक्सपोर्ट के लिए हमें सेल ज़्यादा करना पड़ता है अदर कंट्रीज़ को। तो जब इंपोर्ट हमारे बढ़ जाते हैं एक्सपोर्ट से, तो कंट्री अपना परचेज बढ़ाती है। जब भी परचेज बढ़ाती है, जो कैपिटल आउटफ्लोज है, कैपिटल यानी पैसा यानी धन, ठीक है, धनराशि, वो आपकी बाहर चली जाती है, और जो वो बढ़ जाती है कैपिटल इनफ्लोज से। जो आप एक्सपोर्ट करेंगे उससे क्या आएगा? पैसा आएगा बाहर से। जब आपका कैपिटल आउटफ्लोज बढ़ जाएगा कैपिटल इनफ्लोज के मुकाबले, तो आपका जो करेंसी है वो ऑटोमेटिकली डेप्रिशिएट होगा। तो आप देखते हैं कि जैसे ही इंपोर्ट है वो बढ़ जाता है, तो हमारा जो डिमांड है
डिमांड है वो गिरने लगती है और जो सप्लाई है वो बढ़ने लगती है, ठीक है। और जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, आप ये देखेंगे ये उल्टा बना हुआ है, क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज रेट है, ये हमारा गिर जा रहा है यहाँ से यहाँ, क्योंकि इसमें क्या है, इम्पोर्ट बढ़ रहे हैं, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो गिर रहा है। फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी और लोकल करेंसी की वैल्यू घट जाएगी। सेम वे उल्टा होगा जब कंट्री के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे इम्पोर्ट के मुकाबले। अब हम बात करते हैं हाउ एक्सचेंज हाउसेस पर। आप कभी भी ओवरसीज जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको आपकी जो करंट करेंसी, जहाँ पर कंट्री आप जा रहे हैं वहाँ की करेंसी है लीचीज। तो आपको मैंने पीछे एक एग्जांपल दिया था कि 100 एप्पल की वैल्यू 500 लीचीज है, वैल्यू वही है, लेकिन उसमें क्या एक्सचेंज हाउसेस अगर कुछ कन्वर्ट करके दे रहा है तो वो क्या काम करता है, आप करेंसी एक तो वो स्टोर करता है, उसको उस चीज़ का वॉलेटिलिटी रेट है वो देखना पड़ता है, इसके साथ में मैनेज करना पड़ता है डेप्रिसिएशन ऑन करेंसी ओवर टाइम ड्यू टू इन्फ्लेशन। ये तीनों चीज़ें देखकर एक एक्सचेंज हाउस जो होता है वो क्या रहता है, वो आपको करेंसी कन्वर्ट करके देता है। वैल्यू तो आज भी एप्पल की 500 लीचीज़ ही है, 100 एप्पल की 500 लीचीज़ ही है, वैल्यू तो उतनी है, लेकिन एक्सचेंज हाउस क्या करेगा, वो ब्रोकरेज चार्ज लेगा, ठीक है। मान लीजिए ब्रोकरेज चार्ज 2% है, तो 2% है तो 510 की जगह आपको मिलने कितने चाहिए थे, मान लीजिए आपको 510 की जगह 102 मिलने चाहिए थे, वो 2 नहीं मिल रहा आपको क्या मिल रहा है, 100 मिल रहा है। ये 2 कहाँ गया, ये 2% ये ब्रोकरेज चार्ज आपका डिडक्ट हो गया। अब जब एप्पल से आप थर्ड कंट्री की करेंसी पे आते हैं और एक्सचेंज करते हैं तो आप देखते हैं कि जब एप्पल 100 की वैल्यू थी 200 ऑरेंजेस, अब फर्दर 2% डिडक्शन हो गया। सेम केस है ऑरेंजेस की। आपको करेंसी एक्सचेंज इस बात से समझ आ गया होगा, नहीं आया हो तो एक बार ही रिपीट देख लेना। सेम वे अगर हम उल्टा देखते हैं तो यहाँ पर 204 होना चाहिए था, यहाँ गलती है, तो 204 ऑरेंजेस जब हम चेंज करते हैं वापस तो फिर ब्रोकरेज चार्ज लगता है। ध्यान रखें ब्रोकरेज चार्ज हमारा इनवर्ड भी लगेगा और आउटवर्ड भी लगेगा, इन भी लगेगा, ठीक है, और आउट दोनों तरफ लगेगा ब्रोकरेज चार्ज हमारा। तो 204 की जगह हमें 100 एप्पल मिलते हैं और 100 एप्पल जब हम कन्वर्ट कराते हैं लीचीज़ में फिर आपको 490 लीचीज मिलती है। ब्रोकरेज चार्ज को हमेशा ध्यान रखना है आपने। अब हम बात करते हैं, जैसे मैं इंडिया से, ठीक है, मैं गया था कीनिया। अब आपको मैं बता दूं कि कीनिया के अंदर INR की डिमांड नहीं है, इंडियन रुपीस की डिमांड नहीं है। किस चीज़ की डिमांड है, USD की डिमांड है। और इंडिया के अंदर USD की भी डिमांड है और इंडियन रुपीस की भी डिमांड है, और कीनिया के अंदर कीनियन रुपीस की भी डिमांड है और USD की भी डिमांड है। तो अगर हम बेस करेंसी को USD ले लें तो कीनिया के अंदर जैसे यूरो की भी डिमांड है, मैं आपको बता दूं, और नेबरिंग कंट्री की जो करेंसी है जहां से ज़्यादा उनके पास टूरिस्ट आते हैं, वो नेबरिंग करेंसी यूरो, USD, इनकी भी डिमांड है। कम डिमांड है इसकी, लेकिन इसकी ज़्यादा डिमांड है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप इंडिया से कीनिया आते हैं, आपके पास सिर्फ INR है, तो आपका जो ब्रोकरेज चार्ज है वो अगर सिर्फ INR में आप कन्वर्ट करेंगे तो आपका ब्रोकरेज चार्ज अप टू 10% लग सकता है, 10%। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप इंडिया से चलें, क्योंकि उसकी डिमांड नहीं है उस करेंसी की, इंडिया से चले तो USD लेकर चले। इंडियन एयरपोर्ट पे कहाँ पे लेकर जाएंगे आप, इंडियन एयरपोर्ट से लेकर जाएंगे, इंडियन बेस्ड एक्सचेंज हाउस से लेकर जाएंगे। और फिर यहाँ कीनिया जाकर आप क्या करेंगे, कीनिया में आप जैसे वहाँ की कोई सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पे अगर हम जाएंगे CBD में, जैसे कि इंडिया में कैनॉट प्लेस है, वहाँ पर भी एक्सचेंज हाउसेज हैं, तो आपको वो करेंसी एक्सचेंज करके दे देंगे। तो आप जब कीनिया पे जाएंगे तो आप कीनिया में अपने पास USD रखें, USD आप रखें, और आप USD से कीनियन करेंसी में तभी कन्वर्ट करवाएं जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट हो। कुछ मिनिमम अमाउंट तो आप एयरपोर्ट पे ही कन्वर्ट करवा लेंगे, और वैसे ही जैसे ही आप वहाँ पर CBD पे जाएंगे, जब आपको लगेगा तो वहाँ पर आप जाकर फर्दर कीनियन शीलिंग्स में आप अपनी करेंसी चेंज करवा सकते हो। उससे पहले आप नहीं करवाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप कीनियन करेंसी में आप कन्वर्ट ऑलरेडी करवा चुके हैं, तो वापस अगर आप कंट्री से आ रहे हैं, आपने वो एक्सपेंसेस नहीं करे, तो आपका क्या है, ब्रोकरेज चार्ज जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। ये 2% है, वो डिडक्ट हो जाएगा। तो इस 2% को आपने ख्याल रखना है। फर्दर आप कीनिया से आगे किसी कंट्री में जा रहे हैं तो भी आप ध्यान रखें कि USD से जब भी आप कन्वर्ट करवाते हैं तो आपका फिर वो करेंसी जो है वो लोकल में आप अगर यूज़ करें तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, अननेसेसरी उसका कन्वर्जन नहीं करवाना। तो ये थी
आप जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, यूएसडी जो है वो यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड करेंसी है, इसलिए क्योंकि यूएस करेंसी की हर देश में थोड़ी वैल्यू है, और क्योंकि उनका यूएस का ट्रेड हर कंट्री के साथ में रहता है, इस वजह से। तो कुछ एक्सट्रीम केसेस हैं जहाँ पर यूएसडी की वैल्यू नहीं है, वहाँ पर हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है। एक्सट्रीम एग्जांपल क्या है, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। नॉर्थ कोरिया और यूएस आपस में लाइक ऑन वार है, इनका आपस में 36 का आंकड़ा तो बनती नहीं है। तो जब आप नॉर्थ कोरिया जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, नॉर्थ कोरिया आप कैसे जाते हैं, आप चाइना के थ्रू जाते हैं। आप चाइना के थ्रू तो जा सकते हैं, इंडिया से चाइना, ठीक है, लेकिन इंडिया में से आप जब जाएंगे तो आपको CNY तो मिल जाएगा, बट कुछ केसेस में अगर नहीं मिलता, आप कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आ रहे हैं, तो आपको पहले USD में एक्सचेंज करवाना पड़ेगा, फिर USD से आपको युआन में चेंज करवाना पड़ेगा, जो चाइनीज़ करेंसी, इसको RMB इसका सिंबल रहता है, और RMB से आपको नॉर्थ कोरिया वॉन में चेंज करवाना पड़ेगा। आप समझे क्यों? क्योंकि जो नॉर्थ कोरिया के अंदर है, US डॉलर की डिमांड नहीं है, दे आर एट वॉर, नॉर्थ कोरिया एंड US आर एट वॉर। अभी पीस ट्रीटी साइन हो रही थी तो जस्ट वो बात अलग है, लेकिन आपकी US डॉलर की वैल्यू अभी भी नॉर्थ कोरिया में नहीं है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ कंट्रीज होती हैं जहाँ पर करेंसी क्राइसिस होता है, करेंसी क्राइसिस, तो वो क्या रहता है, इन कंट्रीज़ जो लेबनान, इथियोपिया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना और इंडोनेशिया, इन कंट्रीज़ में क्या है कि आप सिंगल वे आप कन्वर्ट करवा लेते हो। आपने 1 USD से जब आपने लिया, ठीक है, तो मान लीजिए आपको 100 लोकल करेंसी मिली, मान लीजिए 100 इथियोपियन करेंसी मिल गई, लेकिन जब आप वापस इस 100 को एक्सचेंज करवाने जा रहे हैं तो आपको 90 या 95 या ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलेगा आपको मिलेगा 70, 60। क्यों? क्योंकि इन कंट्रीज़ के अंदर USD की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, और इनका जो करंट एक्सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट निल है, और इम्पोर्ट है वो बहुत हाई है। तो जब इंपोर्ट, ऐसी कंट्रीज़ का इंपोर्ट अगर बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो वहाँ पर लोकल करेंसी की वैल्यू हाईली डिप्रिशिएट हो जाती है। अब उसकी अदर कंट्रीज़ में डिमांड जो होती है वो बहुत ज़्यादा गिर जाती है, ठीक है, और इसकी वजह से आपको जो रिवर्स एक्सचेंज रेट है वो अच्छा नहीं मिलता, और आपका जो ब्रोकरेज चार्ज होता है रिवर्स में होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और आपको जो डेप्रिशिएशन होता है आपका लोकल करेंसी पे वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप किसी कंट्री में विज़िट करें, ठीक है, इथियोपिया का पूरा एग्जाम्पल, जब भी आप किसी ऐसी कंट्री में विज़िट करें, डोंट कन्वर्ट अनलेस नेसेसरी। जब तक आपको लोकल करेंसी की नीड नहीं है तब तक आप कन्वर्ट ना करवाएं। इसका मतलब ये नहीं कि एयरपोर्ट पे घुसते ही ना करवाएं। आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, आपको पता है कि आपका जो डेली एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, आपका मान लीजिए 300 लोकल करेंसी में होने वाला है, और आप वहाँ पर 7 दिन के लिए रहने वाले हैं, तो आप क्या करें, आप ये 7 × 300 ये 2100 लोकल करेंसी आप लेकर चले जाएं। प्लस आप क्या करें, शॉपिंग मार्जिन रख लें, आउटगोइंग मार्जिन रख लें। आप अगर आपको पता है कि साइट सीइंग में इतना लगने वाला है, आप ऑलरेडी अवेयर रहे, और फिर आपको एक अच्छा एक्सचेंज रेट मिल जाएगा उस करेंसी के लिए। फिर आपको रिवर्स एक्सचेंज रेट नहीं करना पड़ेगा, रिवर्स आपको एक्सचेंज नहीं करना पड़ेगा, और आपका जो रिवर्स ब्रोकरेज चार्ज है वो आपका बच जाएगा। आपको अपना बजट बहुत अच्छे से प्लान करना है इसके लिए, ठीक है। तो करेंसी के बारे में ये सारी इंपॉर्टेंट टिप्स थी, ये सारी चीज़ें थी। आपको करेंसी कहाँ एक्सचेंज करानी है, कब एक्सचेंज करानी है, किस लिए एक्सचेंज करानी है, और कैसे एक्सचेंज करानी है, ठीक है, ये सारी बात इस वीडियो के अंदर कवर हो जाती हैं। और कोई और सजेशन हो, कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं कमेंट में नहीं तो अदरवाइज़ वीडियो बनाकर उसका आंसर दे दूँगा। ओके, सो लाइक सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और दिस इज़ द विटी ट्रैवलर, माय नेम इज़ साहिल पसरीजा। I'll see you in the next video. Okay, bye. Make sure you like, subscribe, और अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट करना, और अगर कुछ सजेशन हो तो भी ज़रूर कमेंट करना। See you, bye.